हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग परम्यूटेशंस पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जाएंगे जो कि बेसिकली डील करता है कॉम्बिनेशंस पर। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस दोनों में डिफरेंस देखे थे, ठीक है ना। परम्यूटेशन जो होता है उसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी आता है, जबकि कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें सिर्फ सिलेक्शन होता है, उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। दैट मीन्स परम्यूटेशन में पहले किसको सिलेक्ट करे, सेकेंड किसको सिलेक्ट करे, थर्ड किसको सिलेक्ट करे, मैटर करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है। एज लॉन्ग एज हम सेम चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक ही केस कहलाएगा। सो ये डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम लोग कॉम्बिनेशन में जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला केस आ रहा है वो बेसिकली है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। दैट मीन्स हम लोग को एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को आर डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करना है। कितना वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? से सपोज हम लोग x नंबर ऑफ वेज में हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस बेसिकली, ठीक है ना। सो लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बी x, ठीक है। मान लो कि हम लोग x नंबर ऑफ वेज में हम लोग r डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। एक बार जब आर डिफरेंट थिंग सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, अब अगर हम लोग उसको अगर अरेंज करने जाएंगे तो कितना वे में अरेंज कर सकते हैं? आर डिफरेंट थिंग्स मेरे पास ऑलरेडी है, हम लोग को जस्ट उस आर डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है। सो आर डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन आर प्लेसेस इन आर फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। सो दैट मींस x इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है ना, x इंटू आर का फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, दैट मींस ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गया है, ठीक है ना। पहले हम लोग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स हम लोग आर डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उस आर डिफरेंट थिंग्स को हम लोग आर प्लेसेस में अरेंज किए, ठीक है ना। सो आर डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन आर डिफरेंट प्लेसेस इन आर फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज। सो दैट मींस ये टोटल क्या आ गया? ये टोटल मेरा हो गया ना नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, जो कि हम लोग परम्यूटेशन चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एनपीआर होता है, ठीक है ना। ये एनपीआर होता है, हम लोग ऑलरेडी परम्यूटेशन वाले पोर्शन में हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग को एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है तो उसमें से अगर हम लोग को आर डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करके अगर अरेंज करना है तो कितना वे में हम लोग उसको कर पाएंगे? हम लोग उसको एनपीआर बेस में कर पाएंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स हम लोग आर डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करके उसको हम लोग फिर अरेंज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एनपीआर बेस में कर सकते हैं, ठीक है ना। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर जो है ये सिंपली हो जाता है एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ऐसा ये एनपीआर का फॉर्मूला था। एनपीआर जो होता है ये सिंपली हो जाता है एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा हो जाता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। तो यहां से अगर हम लोग x अगर कैलकुलेट करें तो x कितना हो जाएगा? सिंपली आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आर फैक्टोरियल यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, सो x को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आर फैक्टोरियल को उधर लेके गए, राइट हैंड साइड में लेके गए। तो आर फैक्टोरियल जब राइट हैंड साइड में जब गया तो डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? ये सिंपली हो गया n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। ये जो है इसी को हम लोग एनसीआर ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एनसीआर करके लिखते हैं, जहां पे एनसीआर का मतलब क्या हो गया? एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। यानी कि हम लोग को एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग आर डिफरेंट थिंग्स को कितना वे में हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग एनसीआर वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। एनपीआर था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, माने उसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी था। देख सकते हैं ये सिलेक्शन है और फिर उसके साथ ये अरेंजमेंट था, तो दिस इज इक्वल्स टू एनपीआर ऐसा आया था, ठीक है ना। जबकि ये एनसीआर जो है ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जब हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन मतलब उसमें ये मैटर नहीं करता कि पहले किसको कर रहे, सेकंड किसको कर रहे, थर्ड किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परम्यूटेशन में मैटर करता है, उसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, और ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली एनसीआर हो गया, जहां पे एनसीआर हो जाता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा ये हो जाता है, ठीक है ना।
इसी फॉर्मूला से हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हैं, एम्पियर के फॉर्मूला से भी प्रूफ कर सकते हैं कि जीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में जब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दे रहे थे तब उसमें हम बोले थे कि जीरो का फैक्टोरियल जो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना, जीरो का फैक्टोरियल जो होता है ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जो कि इक्वल्स टू 1 होता है। उस समय हम उसका प्रूफ नहीं दिखाए थे, लेकिन अब हम लोग चाहे तो इसका प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है ना, एनसीआर के फॉर्मूला से भी प्रूफ किया जा सकता है कि जीरो का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, या फिर एनपीआर के फॉर्मूला से भी प्रूफ किया जा सकता है। से सपोज हम लोग एनसीआर के फॉर्मूला से ही प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग एनसीएन अगर कैलकुलेट करें, एनसीएन का मतलब क्या होता है? एनसीएन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया है, उसमें से हम लोग को n थिंग्स को सिलेक्ट करना है, तो कितना वे में कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक ही वे में कर पाएंगे। ठीक है ना, हम लोग को 5 लेटर जैसे मान लो दिया हुआ है 5 डिफरेंट लेटर्स और बोला इनमें से 5 लेटर को सिलेक्ट कर लो, तो 5 लेटर्स में से अगर हमको 5 ही लेटर का सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियस बात है हम ए बी सी डी ई को ही सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास तो कोई चॉइस बचा ही नहीं ना, 5 लेटर दिया हुआ है, बोला है 5 इनमें से कोई 5 लेटर ले लो, तो 5 लेटर में से 5 लेटर को हम सिर्फ एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को n थिंग्स को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस बात है हमको उसको एक ही वे में सिलेक्ट कर पाएंगे। कौन सा वे है वो? कि हम सारा का सारा चीज बेसिकली सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला का यूज करें, ये फॉर्मूला यूज करने से क्या आएगा? ये तो हो जाएगा ना n फैक्टोरियल बाई n माइनस n का फैक्टोरियल, यहाँ पे r जो है वो n के बराबर हो गया है, होल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गई है? ये सिंपली आ गया 1 बाई 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो दैट मींस अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 0 का फैक्टोरियल जो है ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या हम लोग सबसे पहले लेके चल रहे हैं? हम लोग सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि एनसीएन जो होता है ये इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों एनसीएन इज इक्वल टू 1 है? एनसीएन का मतलब है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को n थिंग को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस बात उसको हम एक ही वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां हम लोग सारा का सारा इस n डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग ये डेफिनेशन यूज की एनसीआर का। एनसीआर होता है ना n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे r जो है वो नथिंग बट n हो गया। तो इस फॉर्मूला में r की जगह पे हम लोग n पुट की, कैसा आया? n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, और n माइनस n हो गया 0, तो 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, मतलब 0 का फैक्टोरियल का 1 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है ये इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब एनसीआर जो है इसका बेसिकली कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है ना, एनसीआर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो सब प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके देखेंगे। एनसीआर का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या आया? सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आ रहा है वो बोल रहा है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ऐसा हो जाता है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर ये दोनों का दोनों बेसिकली इक्वल होता है। कैसे? देखो, एनसीआर का डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया। एनसीआर क्या है? एनसीआर हो जाता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये एनसीआर का डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर हम लोग एनसीएन माइनस r अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनसीएन माइनस r ये सेम आएगा जो यहाँ पे एनसीआर दिया हुआ है, जस्ट हम लोग r के जगह पर हम लोग n माइनस r पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एनसीआर इज इक्वल टू लिखे ना n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो जब हम लोग एनसीएन माइनस r जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट यहाँ पे r की जगह पर, ठीक है, यहाँ पे r था तो यहाँ पे r है, यहाँ पे r की जगह पर यहाँ पे n माइनस r आ गया है, तो जस्ट हम लोग r की जगह पर हम लोग n माइनस r पुट कर देंगे। तो r की जगह पे अगर हम लोग n माइनस r अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, सो जस्ट r की जगह पर यहाँ पे r था, ठीक है ना, सो जस्ट r की जगह पर n माइनस r आ गया है। ठीक है ना, ये r फैक्टोरियल था और ये n माइनस r का होल फैक्टोरियल था।
तो r के जगह पर n माइनस आर जब पुट करते तो ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये तो n फैक्टोरियल है होल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये सिंपली हो जाएगा n माइनस ए प्लस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर माइनस साइन था, बाहर माइनस साइन होने के कारण सबका साइन चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, रह गया खाली r रह गया। तो क्या आ गया, ये सिंपली हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ऐसा ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन देख सकते हैं कि दोनों का दोनों जो है वो बेसिकली सेम है, ठीक है ना, ये दोनों का दोनों बेसिकली सेम है। यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, दोनों का मतलब इसकी एक ही होता है। दैट मींस ये NCR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि NCR और NCN माइनस आर ये दोनों का दोनों जो है वो बेसिकली इक्वल होता है, ठीक है ना, यहीं से बेसिकली प्रूव हो गया। इसी प्रॉपर्टी के कारण कभी भी अगर सवाल में अगर ऐसा दे दे NCM इज इक्वल टू या फिर NCP, मान लो कभी भी किसी सवाल में अगर दे दे NCP इज इक्वल टू NCQ, ठीक है ना, कभी भी कोई सवाल में अगर ऐसा अगर दे दे कि NCP इज इक्वल टू NCQ है, तो यहाँ पे ना दो केस होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा। कौन कौन सा दो पॉसिबिलिटी होगा, आइदर P इज इक्वल टू Q, क्वाइट ऑब्वियस है कि P और Q इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों अपने आप इक्वल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इस प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है ना, NCR और NCN माइनस आर तो इक्वल होता है ना, तो उसी प्रॉपर्टी से आ जाएगा कि Q जो है ये इक्वल्स टू n माइनस p हो जाएगा, सो दैट मींस p प्लस q जो है ये इक्वल्स टू n हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये दो पॉसिबिलिटी अराइज होता है। पहला जो पॉसिबिलिटी है वो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि p और q इक्वल होने से NCP इज इक्वल टू NCQ हो जाएगा। सेकंड जो केस आ रहा है कि p प्लस q इज इक्वल टू n होगा, वो इस प्रॉपर्टी से आ रहा है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r होता है, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो RR कैंसिल आउट होके इक्वल्स टू n आ जाएगा, ठीक है ना। तो NCP इज इक्वल टू NCQ अगर कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अक्सर ऐसा सवाल पूछता है, तब दो पॉसिबिलिटी अराइज होता है। पहला पॉसिबिलिटी ये कि P और Q इक्वल हो सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि P प्लस Q जो है इक्वल्स टू n होगा। किसी किसी सवाल में तो क्वाइट ऑब्वियस होगा कि P और Q इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे से सपोज हम लोग को सवाल अगर ऐसा अगर दे दिया है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, मान लो अगर ऐसा सवाल दे दिया है, ऑब्वियस सा बात है 8 और 2 तो इक्वल हो ही नहीं सकता, तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी अराइज होगा, क्या है वो पॉसिबिलिटी कि P प्लस Q जो है इक्वल्स टू n हो जाएगा। दैट मींस इस केस में n क्या आ जाएगा, इस केस में n जो है 8 प्लस 2 यानी कि इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला प्रॉपर्टी था कि NCR और NCN माइनस r ये दोनों का दोनों बेसिकली इक्वल होता है, क्लियर। इन दिस प्रॉपर्टी से ये कोई केस अराइज होता है कि अगर NCP इज इक्वल टू NCQ अगर है तो P प्लस Q जो है ये इक्वल्स टू n हो सकता है, ठीक है ना। सो ये पहला प्रॉपर्टी था NCR का। अब हम लोग जाते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आया, ठीक है ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR हो जाता है। कैसे आया ये, इसका प्रूफ क्या है, से सपोज हम लोग LHS से पढ़ते हैं, ठीक है ना। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है NCR प्लस NCR माइनस 1, ऐसा LHS में दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग NCR को इवैल्यूएट करते हैं, क्या होता है NCR, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग NCR जो होता है ये सिंपली हो जाएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ऐसा बेसिकली NCR हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट NCR माइनस 1, NCR माइनस 1 जो ये सिंपली हो जाएगा n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस ऑफ r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये NCR है और ये NCR माइनस 1 है, जस्ट r के जगह पे हम लोग r माइनस 1 पुट कर दिए, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, इस r फैक्टोरियल को क्या किया जा सकता है,
इस r फैक्टोरियल को हम लोग r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में परम्यूटेशन केस में हम बताए थे कि n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग इसको ऐसा लिखे हैं, और ये n माइनस आर के फैक्टोरियल को तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, प्लस ये है n फैक्टोरियल, ये है r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, बाहर में माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन होने के कारण ये n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो इसको अब क्या किया जा सकता है, इसको सिंपली लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस ये है n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये है n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल है। सो n माइनस आर प्लस वन के होल फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन के होल फैक्टोरियल को हम लोग n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। n माइनस आर प्लस वन का जो होल फैक्टोरियल था इसको हम लोग n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे n की जगह पर n माइनस आर प्लस वन है, तो यहाँ पे तो n आ गया इधर ये, ठीक है ना, इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। तो इसका जब माइनस वन जब करेंगे तो वन वन कैंसिल आउट होकर खाली n माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। n की जगह पर जस्ट n माइनस आर प्लस वन है, तो यहाँ पे तो n माइनस वन था ना, तो इसके साथ जब माइनस वन करेंगे तो वन वन कैंसिल आउट होकर सिंपली n माइनस आर का फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों टर्म से ये चीज कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे ये बचा वन बाई आर बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन बाई एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा ये बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो वन बाई आर हुआ और यहाँ पे वन बाई एन माइनस आर प्लस वन इस तरीके से आ गया, क्लियर। तो ऐसा ही आ गया। तो अगर हम इसका एलसीएम ले, अगर हम इसका एलसीएम लेके करें तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम सिंपली हो जाएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। ये r है और ये एन माइनस आर प्लस वन है, तो इन दोनों का जब एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में सिंपली r इंटू एन माइनस आर प्लस वन ऐसा आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये n माइनस आर प्लस वन इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये r जो ये r इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मींस न्यूमरेटर में सिंपली n माइनस आर प्लस वन प्लस r ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन ऐसा हो गया, और यहाँ पे वन इंटू आर r आ गया, ठीक है ना। सो ऐसा आ गया ये, सो ये r और ये r तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया सिंपली, ये सिंपली रह गया n प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल, ठीक है ना। आर आर कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे खाली बस n प्लस वन बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा सिंपली ये रह गया। सो ये n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल ये क्या हो जाता है, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब है कि वन से लेकर n तक सारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर अलग से उसके साथ n प्लस वन भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ओवरऑल वन से लेकर n प्लस वन तक सारा नंबर्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, और ये क्या हो जाता है r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हो जाता है r का फैक्टोरियल हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये सिंपली आ गया है n प्लस वन सी आर के इक्वल आ गया है, ठीक है ना। ऐसा ही आ गया, ये सिंपली n प्लस वन सी आर के इक्वल हो गया है, ठीक है ना। देखो ऊपर में n प्लस वन का फैक्टोरियल है, ठीक है ना, नीचे में r फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n माइनस आर था ना, तो n प्लस वन माइनस आर, सो n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुआ कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन जो है ये इक्वल्स टू n प्लस वन सी आर हो जाता है।
ठीक है ना। ये एनसीआर का सेकेंड प्रॉपर्टी था। अब हम लोग जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। टोटल 3 प्रॉपर्टीज है। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार एनसीआर होल डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन का। एनसीआर होल डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 जो है ये सिंपली एन माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा ये हो जाता है। ठीक है ना। कैसे आया ये? इसको भी हम लोग सिमिलर वे में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। से सपोज हम लोग एलएचएस से पढ़ते हैं। एलएचएस में तो दिया हुआ है ना एनसीआर होल डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1, ऐसा बेसिकली एलएचएस में दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग एनसीआर को फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं। क्या आ जाएगा एनसीआर को फॉर्मूला में ब्रेक करने पर? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा एनसीआर आया। ठीक है ना। और एनसीआर माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसको भी हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं। सो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ऑफ आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है ना। समथिंग कुछ ही ऐसा आ जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा? अभी दोनों तो डिवाइड हो रहा है ना, सो ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा ही आ जाएगा। सो ये एन फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना। आर माइनस 1 के फैक्टोरियल को तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे। इस एन माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी लास्ट प्रॉपर्टी में हम बताए थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना। ठीक ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा आया है। सिमिलरली आर फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं? आर फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है ना। सो क्या हुआ? यहाँ पर एन माइनस आर का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया? सिंपली ये रह गया एन माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई आर। तो वही बेसिकली यहाँ पे आरएचएस में था। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 3 प्रॉपर्टी बेसिकली होगी एनसीआर का। क्लियर? पहला प्रॉपर्टी था कि एनसीआर और एनसीआर माइनस आर दोनों इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आया एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 जो है ये इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी आया एनसीआर होल डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 जो है ये इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई आर, ऐसा ही आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एनसीआर का ये 3 प्रॉपर्टीज हो गया है। ठीक है ना। सो अब प्रॉपर्टी के बाद अब हम जाते हैं केस नंबर 2 की ओर जाते हैं। ठीक है ना। ये केस नंबर 1 था। ठीक है ना, कि हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया गया है, उसमें से हम लोग को r डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करना है। तो कितना वे में हम लोग इसको कर सकते हैं? इसको हम लोग एनसीआर बेस में कर सकते हैं, जहां पे एनसीआर हो गया n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट केस था। अब हम लोग जाते हैं सेकंड केस की ओर। ओके, तो ये बेसिकली सेकेंड केस है। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहा है कि हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, लेकिन पिछले बार जैसे मेंशन कर दिया गया था कि n डिफरेंट थिंग्स में से हम लोग को r डिफरेंट थिंग्स ही सिलेक्ट करना है। इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है। इसमें बोल रहा है कि हम कितना भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम एक चीज सिलेक्ट करना ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग एक चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, डॉट टू n तक कितना भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये बेसिकली सेकंड केस है जहां पे हम लोग n डिफरेंट थिंग्स में से हम लोग कितना भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम एक चीज तो सिलेक्ट करना ही करना है, तो कितना वे में हम लोग इसको कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग नंबर 1 वाले की तरह कर सकते हैं, मैंने नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे था नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, तो ये बेसिकली एनसीआर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केसेस लेते हैं। मान लो हम लोग पहला केस लिए कि हम लोग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स हम सिर्फ एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, कितना वे में हम लोग इसको कर पाएंगे, हम लोग इसको NC1 वेज में कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस पकड़े कि हम लोग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स हम लोग एक थिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग NC1 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड केस लेते हैं कि नहीं हम लोग एक नहीं, हम लोग दो चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दो चीज को कितना वे में सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, हम लोग इसको NC2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड केस लेते हैं कि नहीं दो नहीं तीन चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बोला है ना कि हम कितना भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम फर्स्ट केस पकड़े कि हम सिर्फ एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका नंबर ऑफ वेज आया NC1। सेकेंड केस हम पकड़े कि हम दो चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका नंबर ऑफ वेज आया NC2। अब थर्ड केस हम लोग पकड़े कि हम तीन चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, जब तीन चीज का जब आएगा तब ये NC3 हो जाएगा। ऐसे बेसिकली चलते जाएगा अप टू NCN तक जाएगा और ये सब ऐड होगा, NCN से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को तो बेसिकली n थिंग्स ही दिया हुआ है, सो n थिंग्स में से मैक्सिमम n थिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सब ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जबकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या बोले थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम ये बोले थे कि एक काम को अगर हम n बेस में कर सके, दूसरे काम को अगर हम n बेस में कर सके, तो दोनों काम कितना बेस में किया जा सकता है, दोनों काम m इंटू n बेस में किया जा सकता है। वहां पर हम ये बोले थे मल्टीप्लाई होता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो क्यों ऐसे है, मल्टीप्लाई तब होता है जब हम लोग दोनों काम एक साथ कर सके, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक काम को अगर हम m बेस में कर सकते हैं, दूसरे काम को अगर हम n बेस में कर सकते हैं, तो दोनों काम को एट द सेम टाइम m इंटू n बेस में किया जा सकता है, ठीक है ना, दोनों काम एक साथ हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग ये पकड़े कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। सेकंड केस पकड़े कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग, तो ऑब्वियस बात है हम लोग दो चीज सिलेक्ट नहीं कर सकते, दो अगर कर रहे हैं तो तीन नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये सब डिफरेंट केसेस है, ठीक है, ये सारा चीज एक साथ नहीं हो रहा है। अगर एक साथ अगर ये पॉसिबल होता तब मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये सारा का सारा चीज एक साथ नहीं हो रहा है, ये सब डिफरेंट केसेस है। अगर हम लोग एक चीज को अगर सिलेक्ट करें तो हम लोग दो चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थ्री थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो अगर हम एक चीज को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो दो को नहीं कर सकते, दो का अगर कर रहे हैं तो तीन को नहीं कर सकते, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मतलब ये सब डिफरेंट केसेस है, ठीक है ना, ये सब डिफरेंट केसेस है, एक साथ ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा केस ऐड हुआ है, ठीक है ना। इसको निकालने का एक सिंपल वे भी है, क्या है, हम लोग को तो n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है ना, जैसे मान लो हम लोग को 5 डिफरेंट लेटर्स दिया हुआ है A B C D, बोला है कि हम इसमें से कितना भी लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, हर एक लेटर का दो पॉसिबिलिटी होगा, इस लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसका दो पॉसिबिलिटी आया। दो पॉसिबिलिटी क्यों, एक है इस लेटर को सिलेक्ट किए और एक है इस लेटर को सिलेक्ट नहीं किए। सिमिलर वे में बी का भी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसका भी दो पॉसिबिलिटी, सी का भी दो पॉसिबिलिटी, बी का भी दो पॉसिबिलिटी और ई का भी दो पॉसिबिलिटी। और ये सारा जो है ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एट द सेम टाइम ये पांचों चीज एक साथ पॉसिबल है, ठीक है ना, एक साथ हम लोग कर ही सकते हैं इन सबको, ठीक है ना। लेकिन इस केस में एक केस ऐसा भी आ रहा है जिसमें हम इन पांचों में से एक भी लेटर को सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है ना। सब में तो वो केस है ना जिसमें हम सिलेक्ट किए कि नहीं किए, किए कि नहीं किए, ये दो केस क्यों था, हो सकता है हम ए को सिलेक्ट किए या हो सकता है हम ए को सिलेक्ट नहीं किए, बी को सिलेक्ट किए नहीं किए, सी को किए नहीं किए, तो हर एक का दो दो केस हो रहा है और मल्टीप्लाई करके ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहा है। लेकिन इसमें एक केस ऐसा आ रहा है जिसमें हम पांचों में से किसी भी लेटर को सिलेक्ट नहीं किए, तो वो एक केस मेरे को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि हमको एटलीस्ट एक चीज तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो कितना आ गया ये हो गया 2⁵ -1 ऐसा आ गया ये। सिमिलर वे में यहाँ पे तो हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है ना, तो हर एक का दो पॉसिबिलिटी होगा। सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसे करते करते 2⁴n केसेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस 2⁴n केसेस में एक केस ऐसा भी है जिसमें हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक केस मेरे को बेसिकली एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वो एक केस हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस आया, तो दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन आई सपोज ये थोड़ा इजी पड़ेगा। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स जो है इज सिंपली इक्वल्स टू 2⁴n -1 ऐसा हो जाता है। 2⁴n क्यों? क्योंकि हर थिंग का बेसिकली दो पॉसिबिलिटी होगा, सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग सब मल्टीप्लाई हुआ तो 2⁴n आ गया। अब इस 2⁴n में एक केस ऐसा भी है जिसमें हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको एटलीस्ट एक चीज सिलेक्ट करना है, इसलिए वो एक केस हमको बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो आंसर हो गया 2⁴n -1, ठीक है ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस था। अब आया थर्ड वाले में जाते हैं। अच्छा, अभी तक तो हम लोग ये लेके चल रहे थे जब सब थिंग्स डिफरेंट है, जब सब डिफरेंट नहीं होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ आइडेंटिकल जैसे है, ठीक है ना। सो वो थर्ड केस में आ गया। क्या है थर्ड केस में? थर्ड केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर, ठीक है ना। कितना भी नंबर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम n थिंग्स, ठीक है ना। ऊपर में n डिफरेंट थिंग्स लिखे थे, यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स नहीं है, क्योंकि सब पूरा का पूरा n थिंग्स जो बेसिकली वो डिफरेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज आइडेंटिकल है, ठीक है ना। व्हेन p things are of one kind, q things are of second kind, r things are of third kind, and rest x things are different, ठीक है ना। तो ये बेसिकली केस 3 है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि हम लोग को n थिंग्स दिया हुआ है, लेकिन n थिंग्स बेसिकली डिफरेंट नहीं है। इस n थिंग्स में से p थिंग्स एक जैसा है, q थिंग्स एक जैसा है, r थिंग्स एक जैसा है, लेकिन ये p थिंग्स इस q थिंग्स और इस r थिंग्स से अलग है, ठीक है ना। और सिमिलरली ये q थिंग्स इस p और इस r थिंग्स से अलग है, ठीक है ना। ऐसा बेसिकली केसेस है, और बाकी का जो x थिंग्स है वो सब डिफरेंट है, ठीक जैसे हम लोग कॉम्पिटिशन में हम लोग लास्ट केस देखे थे, ठीक वैसे ही है, ठीक है ना। तो हम लोग को n थिंग्स दिया हुआ है। पिछले दोनों केसेस में n डिफरेंट थिंग्स था, सब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स थे, लेकिन अब की बार सब डिफरेंट थिंग्स नहीं है। तो हम लोग को n थिंग्स दिया हुआ है, इसमें से हम लोग कितना भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर p थिंग्स एक जैसा है, q थिंग्स एक जैसा है, r थिंग्स एक जैसा है, और रिमेनिंग x थिंग्स जो बेसिकली वो डिफरेंट है। तो कितना वे में हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे आएगा ये? तो जो p थिंग्स एक जैसा है, ठीक है ना, उसका टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा? p थिंग्स जो आइडेंटिकल है उसका p+1 पॉसिबिलिटीज होगा। क्यों p+1 पॉसिबिलिटीज? हम लोग को तो p थिंग्स दिया हुआ है ना, ठीक है ना, और ये p थिंग्स बेसिकली आइडेंटिकल है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग को 3 आइडेंटिकल लेटर्स दिया हुआ है a, ठीक है ना। जब 3 आइडेंटिकल लेटर्स दिया हुआ है a, तब इसका सिर्फ 4 केस होगा। कौन सा 4 केस? पहला केस हो सकता है कि हम इन 3 में से हम एक एक को सिलेक्ट किए। कौन सा सिलेक्ट किए बेसिकली मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तीनों ये आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो फिर इसको इसे को सिलेक्ट करो या इसे को सिलेक्ट करो या इसे को सिलेक्ट करो, एक ही बात होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा बेसिकली एक ही केस हो गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस क्या आया कि इन 3 में से हम सिर्फ एक को सिलेक्ट किए। सेकेंड केस क्या आया कि हम इन 3 में से हम 2 को सिलेक्ट किए। कौन सा 2 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है देखने में। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हम इन तीनों का तीनों एक को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो चौथा केस कहां से आया? चौथा केस आया जब हम इन तीनों एक को ही सिलेक्ट नहीं किए, इन तीनों में से एक को भी सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है ना। तो जब 3 ए दिया हुआ तो टोटल 4 केसेस आ रहा है।
सिमिलरली जो p थिंग्स आइडेंटिकल थिंग्स जो है इसका p+1 पॉसिबिलिटीज होगा। हो सकता है हम इस p थिंग्स में से हम एक चीज सिलेक्ट किए, दो चीज सिलेक्ट किए, तीन चीज किए, चार किए, डॉट अप टू p तक किए, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम उस p थिंग्स में से हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं किए, तो इसलिए p+1 केस हो गया। q थिंग्स का q+1 और r थिंग्स का r+1। लेकिन रिमेनिंग x थिंग्स तो डिफरेंट है ना, तो उसमें कौन से थिंग को सिलेक्ट करें वो बेसिकली मैटर करेगा। इसलिए रिमेनिंग x थिंग्स का क्या करेंगे, रिमेनिंग x थिंग्स में हर एक का दो दो केस होगा, सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आ गया 2⁴x ऐसा आ गया। ये जो रिमेनिंग x थिंग्स जो है ये सबका सब डिफरेंट है, तो इसमें हर एक का दो दो केस होगा, सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे करते करते 2⁴x केस आ गया। अब इस पूरे में एक केस ऐसा भी आ रहा है जिसमें हम किसी को सिलेक्ट नहीं किए, ठीक है, लेकिन मिनिमम हमको एक चीज को सिलेक्ट करना ही है, तो इसलिए हम लोग एक केस को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है ना। इस पूरे केस में एक केस ऐसा भी आ रहा है जिसमें हम किसी को सिलेक्ट नहीं किए, लेकिन हमको एटलीस्ट एक चीज को तो सिलेक्ट करना ही करना है, तो इसलिए हम लोग को -1 करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर फ्रॉम n थिंग्स, ठीक है ना। पिछले बार n डिफरेंट थिंग्स था, फ्रॉम n थिंग्स व्हेन p थिंग्स आर ऑफ वन काइंड, q थिंग्स आर ऑफ सेकंड काइंड, r थिंग्स आर ऑफ थर्ड काइंड एंड रिमेनिंग x थिंग्स आर डिफरेंट। क्लियर, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये 3 केसेस था। अब हम लोग जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन की ओर जाते हैं, ठीक, जैसे वहां पे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन था, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन था, ठीक वैसे रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन है, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग को करना है। तो क्या है सबसे पहला केस, सबसे पहला केस है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम n different things when m particular things can never occur, ठीक है ना। हम लोग को n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को r डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करना है अंडर द कंडीशन m पर्टिकुलर थिंग्स कैन नेवर ऑकर। तो ऑब्वियस सा बात, अगर m पर्टिकुलर थिंग्स अगर ऑकर कर ही नहीं सकता, तो हम लोग जो r थिंग जो सिलेक्ट करेंगे वो आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस m थिंग्स सिलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा n माइनस m c r, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को तो m पर्टिकुलर थिंग्स को कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग जो r थिंग को सिलेक्ट करेंगे वो आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस m थिंग्स सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिंपली n माइनस m c r ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ठीक, जैसे एनपीआर में हम बोले थे, एनसीआर वाले फॉर्मूला में r जो होता है दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, r कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसके लिए डिफाइन नहीं है ये, r शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस m, ठीक है ना। सो n पर्टिकुलर थिंग्स तो कभी ऑकर कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग r डिफरेंट थिंग जो सिलेक्ट करेंगे वो आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस m थिंग सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए सिंपली n माइनस m c r ऐसा ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस था। अब हम लोग जाते हैं सेकंड केस की ओर जाते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, यहां पे था क्या नेवर ऑकर, अब की बार आएगा ऑलवेज ऑकर। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग are different things from n different things when m particular things
ऑलवेज ऑकर, ठीक है ना। सो पिछली बार तो था कि एम पर्टिकुलर थिंग्स कैन नेवर ऑकर, अब बोल रहे हैं कि एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, ठीक है ना। तो मतलब एम थिंग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, हम लोग को आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स हम लोग को आर डिफरेंट थिंग्स सिलेक्ट करना है अंडर द कंडीशन एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर। सो मतलब एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, हमको और कितना सिलेक्ट करना है, हमको और आर माइनस एम थिंग्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको ओवरऑल हमको आर थिंग्स सिलेक्ट करना था आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कि एम पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर करेगा, मतलब एम थिंग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, तो हमको और आर माइनस एम थिंग्स सिलेक्ट करना है, बचा हुआ आर माइनस एम थिंग्स कितने में से, आउट ऑफ रिमेनिंग एन माइनस एम थिंग्स। सो क्या हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा एन माइनस एम सी आर माइनस एम, ठीक है ना। एम थिंग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया था, कॉम्बिनेशन में क्या था, सिलेक्शन तो हो गया था, हम लोग उसको अलग से अरेंज भी किए थे एम पर्टिकुलर थिंग्स को, लेकिन इसमें तो अरेंजमेंट नहीं होता, इसमें तो सिर्फ सिलेक्शन होता है ना। तो एम थिंग्स ऑकर कर दिया मतलब हो गया, उसका काम खत्म। अब जस्ट हम लोग रिमेनिंग आर माइनस एम थिंग्स का सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ रिमेनिंग एन माइनस एम थिंग्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली ये किया जा सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन का केस था। लास्टली हम लोग जाते हैं डिवीजन इनटू ग्रुप्स में जाते हैं। तो सबसे पहला जो आया डिवीजन ऑफ m प्लस n थिंग्स into two groups consisting of m things and n things respectively, ठीक है। सो डिवीजन इनटू ग्रुप्स में ये सबसे पहला आया, बोल रहा है कि हम लोग को टोटल हम लोग को m प्लस n थिंग्स दिया हुआ है, उसको हम लोग को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट फर्स्ट ग्रुप में m थिंग्स जाएगा और दूसरे ग्रुप में n थिंग्स जाएगा। तो कितना वे में सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, पहले m प्लस n थिंग्स में से हम लोग m थिंग्स को सिलेक्ट किए, वो फर्स्ट ग्रुप में चला गया, ठीक है ना। उसके बाद बचा हुआ n थिंग्स ऑटोमेटिकली सेकेंड ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग m प्लस n थिंग्स में से हम लोग m थिंग्स को सिलेक्ट किए, उसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में दे दिए, बचा n थिंग्स वो ऑटोमेटिकली सेकेंड ग्रुप में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये m प्लस एन सी एम, ये तो हो गया m प्लस एन का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस m का फैक्टोरियल, और एनसीएन क्या हो जाएगा, और ऑलरेडी हम बता चुके कि एनसीएन जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली आ गया m प्लस n का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था डिवीजन ऑफ m प्लस n थिंग्स इंटू टू ग्रुप्स का केस था। अच्छा, अब यही अगर टू ग्रुप्स के जगह अगर टू पर्सन्स अगर दे दे, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये इजी रहेगा, ठीक है ना। अब यही अगर ग्रुप्स की जगह अगर पर्सन्स अगर हो जाए तो बेसिकली क्या है कि पर्सन्स में आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। कौन से पर्सन को कौन सा थिंग मिल रहा है बेसिकली वो मैटर कर जाएगा, तो उसमें एक अलग से इंटू टू फैक्टोरियल भी हो जाएगा, ठीक है ना। वन ऑफ द पर्सन शुड गेट एम थिंग्स, तो किसको एम थिंग मिल रहा है बेसिकली वो मैटर करेगा, पर्सन ए को एम थिंग्स मिल रहा है कि पर्सन बी को एम थिंग्स मिल रहा है। जब ग्रुप का जब बात आता है तब बेसिकली वो मैटर नहीं करता है, तो इसलिए उसमें वो नहीं रहता अलग से टू फैक्टोरियल। लेकिन जब पर्सन में जब डिवाइड होगा तो पर्सन ए को एम थिंग्स मिला कि पर्सन बी को एम थिंग्स मिला, वो दो अलग अलग केस होगा। जब ग्रुप है, ठीक है ना, इसको एम थिंग दो इसको एम थिंग्स दो, या इसको एम थिंग दो इसको एम थिंग्स दो, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होगा, ठीक है ना। लेकिन जब पर्सन को दिया जाएगा तो पर्सन ए को हम लोग एम थिंग्स दे रहे हैं कि पर्सन बी को एम थिंग्स दे रहे हैं, वो मैटर कर जाएगा। तो इसलिए उसमें अलग से इंटू टू फैक्टोरियल एक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग से इंटू टू फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। तो ये केस हो गया डिवीजन ऑफ m प्लस n थिंग्स इनटू टू पर्संस में, तो उसमें एक अलग से टू फैक्टोरियल आ जा रहा है।
ठीक है ना। तो ये तो हम लोग बेसिकली दो चीज को जब डिवाइड कर रहे थे। अब अगर तीन चीजों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, सो ये बेसिकली थर्ड केस है। इसमें बोल रहा है कि हम लोग को m प्लस एन प्लस पी थिंग्स दिया हुआ है, इसको हम लोग को तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। सच दैट फर्स्ट ग्रुप में m थिंग्स आएगा, दूसरे ग्रुप में n थिंग्स आएगा और थर्ड ग्रुप में बेसिकली p थिंग्स आएगा। तो कैसे कर सकते हैं? सिमिलर वे में करेंगे। हम लोग पहले m प्लस एन प्लस पी थिंग्स में से हम लोग n थिंग्स को सिलेक्ट किए तो वो फर्स्ट ग्रुप में चला गया। बचा कितना? बचा n प्लस पी थिंग्स बचा। सो n प्लस पी थिंग्स में से हम लोग n थिंग्स को सिलेक्ट किए, वो सेकेंड ग्रुप में चला गया। बचा कितना? बचा p थिंग्स बचा, तो वो p थिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली थर्ड ग्रुप में चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम फॉर्मूला में ब्रेक करके अगर करें तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा m प्लस एन प्लस पी का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा m प्लस एन प्लस पी माइनस m का होल फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा ये। तो ये m फैक्टोरियल और ये m फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली n प्लस पी सी एन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n प्लस पी का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इनटू n प्लस पी माइनस n का होल फैक्टोरियल, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंपली 1 हो जाता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है ना, एनसीएन जो 1 हो जाता है, सिंपली पीसीपी जो वो भी 1 ही आ जाएगा। सो दैट मीन्स क्या आ गया? ये सिंपली हो गया m प्लस एन प्लस पी का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इनटू n प्लस पी का होल फैक्टोरियल इनटू n प्लस पी का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे n प्लस पी का फैक्टोरियल n प्लस पी का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सो दैट मीन्स क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा m प्लस n प्लस पी का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली थर्ड केस हो गया जब हम लोग m प्लस n प्लस पी थिंग्स को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। अगेन अगर तीन ग्रुप की जगह अगर तीन पर्सन्स अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बेसिकली वो फोर्थ केस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसकी फोर्थ केस आया जिसमें अगेन हम लोग m प्लस एन प्लस पी थिंग्स को डिवाइड करना है, लेकिन अब की बार तीन ग्रुप नहीं, अब की बार तीन पर्सन्स है। तो जैसे कि हम पहले बोले थे, जब पर्सन में जब डिवाइड करते हैं तब इसकी मैटर करता है कि कौन से पर्सन को कौन सा थिंग मिल रहा है। तो उसमें तीन पर्सन है, तो तीन पर्सन का अपना अरेंजमेंट होगा, तो उसका एक अलग से 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है ना। तीन पर्सन है, पर्सन एक्स, पर्सन वाई, पर्सन जेड। तो पर्सन एक्स को n थिंग्स मिल रहा है कि n थिंग्स मिल रहा है कि p थिंग्स मिल रहा है, बेसिकली वो मैटर करेगा। तो इसलिए अलग से इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हर जगह इंटू 3 फैक्टोरियल अगर कर देंगे, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो था जब बेसिकली अनइक्वल डिवीजन हो रहा था। जब इक्वली डिवाइड जब होगा तब क्या हो जाएगा? तब उसका भी केसेस आ जाएगा। यहाँ पे सब अनइक्वल डिवीजन हो रहा था। ठीक है ना। यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहे m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p।
हम इन सबको डिफरेंट डिफरेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन यही अगर आइडेंटिकल डिवीजन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, so division of 2m things into two groups इक्वली, ठीक है ना। जब इक्वली डिवीजन होगा, ठीक है ना, मतलब इसकी क्या मतलब, इसको भी m थिंग्स मिलेगा, इसको भी m थिंग्स मिलेगा, ठीक है ना, दोनों को बेसिकली m थिंग्स मिलेगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हो गए वो 2m हो गया है। इसको हम लोग को टू ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करना है, तब उस समय क्या हो जाएगा, तब उस समय ये सिंपली एक डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल इनटू 2mcm इनटू mcm, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। जब इक्वली डिवाइड होगा तब एक डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, समझ गए ना। इक्वल डिवीजन में बेसिकली इस तरीके से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जा रहा है। क्यों ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जा रहा है, जब पर्सन का जब केस करेंगे तब लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग पर्सन का अगर करें, डिवीजन ऑफ 2m थिंग्स बिटवीन 2 persons इक्वली। जब अनइक्वल डिवीजन था तो पर्सन के केस में हम लोग अलग से इंटू 2 फैक्टोरियल किए थे। क्यों अलग से इंटू 2 फैक्टोरियल किए थे, क्योंकि पर्सन एक्स को m थिंग्स मिल रहा है कि पर्सन एक्स को n थिंग्स मिल रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है ना, तो इसलिए अलग से इंटू 2 फैक्टोरियल किए थे, ठीक है ना। केस नंबर 2 में जब हम लोग m प्लस n थिंग्स को हम लोग अनइक्वली 2 पर्सन में जब डिवाइड किए थे तब हम लोग अलग से एक इंटू 2 फैक्टोरियल किए थे। क्यों, क्योंकि पर्सन एक्स को m थिंग्स मिल रहा है कि n थिंग्स मिल रहा है, वो मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पर्सन में इक्वली डिवाइड हो रहा है ना, तो अलग से 2 फैक्टोरियल लाने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली एट द एंड जो भी हो पर्सन एक्स को तो बेसिकली m थिंग्स ही मिलेगा, ठीक है ना। जब डिफरेंट अनइक्वली जब डिवाइड हो रहा था तब पर्सन एक्स को m थिंग्स मिल रहा है कि n थिंग्स मिल रहा है, तो उसके हिसाब से इंटू 2 फैक्टोरियल हुआ था। लेकिन यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, मतलब पर्सन एक्स को भी m थिंग्स मिलेगा, पर्सन y को भी बेसिकली m थिंग्स मिलेगा, तो इंटू 2 फैक्टोरियल का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में सिंपली हो जाएगा ये 2mcm इंटू mcm, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, तो एक्चुअली वो इंटू 2 फैक्टोरियल कहाँ जा रहा है, वो ये डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होने के कारण ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल था ना, इसके साथ तो अलग से इंटू 2 फैक्टोरियल होता है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके सिंपली ऐसा आ जाएगा जब इक्वली डिवाइड होगा इन बिटवीन 2 पर्संस, ठीक है ना। तो ये तो था 2m थिंग्स का। सिमिलरली अगर 3m थिंग्स अगर दिया हुआ है और उसको अगर हमको 3 ग्रुप में अगर डिवाइड करना है या फिर 3 पर्संस में अगर डिवाइड करना है, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा ये, तब जब 3 पर्संस में जब इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना, तब मतलब अलग से माने तीनों को बेसिकली mm थिंग्स मिलेगा, तो उसमें जो कि इक्वल डिवीजन हो रहा है, इक्वल डिवीजन होने के कारण यहाँ पे एक 1/3 फैक्टोरियल ऐसा आएगा। 2 ग्रुप का जब केस है तो 1/2 फैक्टोरियल था, जब 3 ग्रुप का जब केस आया तो 1/3 फैक्टोरियल हो गया। और क्या हो जाएगा 3m थिंग्स में से हम लोग पहले m थिंग्स को सिलेक्ट किए, वो फर्स्ट ग्रुप में गया, फिर उसके बाद 2m थिंग्स में से हम लोग m थिंग्स को सिलेक्ट किया, वो सेकंड ग्रुप में गया, और बचा हुआ m थिंग्स ऑटोमेटिकली थर्ड ग्रुप में चला जाएगा। ये अगर 3 पर्सन का केस अगर हो तो अलग से इंटू 3 फैक्टोरियल होता है पर्सन में, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके ये सिंपली ऐसा आ जाएगा 3mcm इंटू 2mcm इंटू mcm। ऑब्वियस बात, इसमें इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वो 3 फैक्टोरियल क्यों आया था, क्योंकि बेसिकली इसमें मैटर कर रहा था कि पर्सन एक्स को m थिंग्स मिल रहा है कि n थिंग्स मिल रहा है कि p थिंग्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल डिवीजन हो रहा है ना, तो पर्सन एक्स को एट द एंड जो भी हो m थिंग्स ही मिलेगा, तो इसलिए इसमें अलग से 3 फैक्टोरियल का कोई स्कोप ही नहीं रहता है।
तो ये ऐसा हो जाता है जब हम लोग 3m थिंग्स को इक्वली डिवाइड करते हैं अमंग 3 पर्सन्स। तो ये था कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।